नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल सुर संगम में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ संगीत का थ्योरी लेसन 17। लेसन 17 में हम जानेंगे जाति गायन के बारे में। हमें ग्राम मूर्छना के साथ साथ जाति गायन को भी स्पष्ट रूप से जान लेना आवश्यक है। प्राचीन काल में राग नाम की कोई वस्तु नहीं थी। राग के स्थान पर उस समय ये जातियाँ वास्तव में मूल राग थी। इन जातियों में विकार से अनेक रागों का जन्म हुआ। जाति के 10 लक्षण बताए गए हैं। पहला अंश, दूसरा ग्रह, तीसरा तार, चौथा मंद्र, पांचवा न्यास, छठा उपन्यास, सातवां अल्पत्व, आठवां बहुत्व, नौवां साडव, 10वां औडव। ये 10 लक्षण हैं और यही प्राचीन रागों के 10 लक्षण भी हैं। इन्हें हम अब विस्तार से जानते हैं। पहला अंश। जाति गायन में मूर्छनाओं के प्रारंभिक स्वर को अंश स्वर कहते थे। दूसरे शब्दों में अंश स्वर से ही सप्तक को प्रारंभ करते थे। इसी स्वर को प्राण स्वर या जीव स्वर भी कहते थे। परंतु किसी एक जाति में एक से अधिक अंश स्वर भी हो सकते थे। वाद्य विधि में इसी को अस्थायी स्वर कहा गया है। दूसरा ग्रह। जिस स्वर से जाति गायन प्रारंभ होता था उस स्वर को ग्रह स्वर कहते थे। जब किसी जाति में गायन वादन का प्रारंभ अंश स्वर से होता था तो वह अवस्था में उसे ग्रह स्वर भी कहते थे। तीसरा तार। तार और मंद्र। तार मंद्र का अभिप्राय यह था कि किसी जाति को किस स्वर तक तार सप्तक में और किस स्वर तक मंद्र सप्तक गाया जाए। कुछ विद्वानों का मत यह भी है कि किस जाति विशेष में तार सप्तक प्रबल रहेगा और किस में मंद्र सप्तक प्रबल रहेगा। इसी बात को प्रकट करने के लिए तार मंद्र का उपयोग किया गया। पांचवा न्यास। जाति गायन में जिस स्वर पर अंग की समाप्ति होगी वह स्वर न्यास कहलाता है। इस आधार पर हम गीतों की समाप्ति के स्वरों को न्यास कह सकते हैं। छठा उपन्यास। जिस स्वर पर गीत के मध्य की समाप्ति होती है उस स्वर को उपन्यास स्वर कहते हैं। सातवां संन्यास। गीत की प्रथम विदारी को समाप्त करने वाला यानी अंश का संवादी या अनुवादी स्वर न्यास कहलाता है। आठवां विन्यास। जो स्वर विदारी के खंड रूप पदों अर्थात शब्दों के अंत में रहता है वह विन्यास कहलाता है। ग्रह न्यास आदि स्वरों का प्रयोग राग गायन से पूर्व जबकि जाति गायन होता था उस समय किया जाता था। अतः आज के विद्यार्थियों को समझ में इसकी परिभाषाएं स्पष्ट नहीं होती है। इन्हें समझने के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि हम ऐसा गीत सुन रहे हैं जो केवल 8 पंक्तियों में गाना है तो इसमें 4 पंक्तियों को अस्थाई और अन्य अंत की 4 पंक्तियों को अंतरा समझ लेते हैं। इनमें गीत जिस स्वर से प्रारंभ होगा उसे ग्रह स्वर और जहाँ समाप्त होगा उसे न्यास स्वर कहेंगे। गीत का पूर्वार्ध जहाँ समाप्त होगा उपन्यास स्वर कहलाएगा। गीत के प्रथम खंड की समाप्ति न्यास होगा। जो विदारी के शब्दों के अंत में आने वाला स्वर है उसे विन्यास कहते हैं। उदाहरण के लिए इसे हम इस प्रकार समझते हैं। सबसे पहले जहाँ से स्टार्ट होगा ग्रह विन्यास, तीसरे लाइन पे संन्यास, 5वें लाइन पे उपन्यास और 8वें लाइन पे न्यास होगा। इसके अन्य पंक्तियों पर जो अंतिम शेष स्वर होंगे वो सब विन्यास के कहलाएंगे। यदि गीत 16 पंक्तियों का है तो उपन्यास 8वीं पर और न्यास 4थी पंक्ति का अंतिम स्वर होगा। यदि गीत 12 पंक्तियां का है तो ये क्रमशः 6ठी और 3री पंक्तियों पर होंगे। अल्पत्व। अब अल्पत्व के बारे में जानते हैं। जब तक कुछ स्वरों पर अधिक और कुछ पर कम देर तक न ठहरा जाए राग नहीं बनता।
इसलिए जिन स्वरों पर अधिक देर तक ठहरा जाए उन्हें अभ्यास मूलक बहुत्व, और जिन पर भले ही कम ठहरे परंतु छोड़ देने से राग हानि होती है तो उन्हें अलंघन मूलक बहुत्व के स्वर कहते हैं। इसी प्रकार जिन स्वरों को बिल्कुल छोड़ दिया जाए उन्हें लंघन मूलक अल्पत्व, और जिन पर कम ठहराव हो उन्हें अभ्यास मूलक अल्पत्व के स्वर कहा जाता है। अब औरव सारव के बारे में जानते हैं। इनका संबंध राग में प्रयुक्त होने वाले स्वरों की संख्या से है, लेकिन अभिप्राय औरव सारव और संपूर्ण राग जातियों से है। अब हम यहाँ एक जाति पंचमी का उदाहरण महर्षि भरत के अनुसार दे रहे हैं। पंचमी जाति में 2 स्वर पंचम और ऋषभ अंश होते हैं, अर्थात इस जाति का गायन प्रारंभ इन स्वरों में से किसी एक से प्रारंभ होगा। निषाद पंचम व ऋषभ उपन्यास के स्वर हैं, अर्थात रचना के मध्य की समाप्ति का स्वर इन तीनों में से ही कोई होना चाहिए। न्यास का स्वर पंचम है, अर्थात रचना की समाप्ति भी पंचम पर ही होनी चाहिए। गंधार लोप होने से साडव और गंधार निषाद के लोप होने से औरव करना चाहिए। इस जाति में सा ग म दुर्बल है, मध्यम ऋषभ की संगति है, ग से नी पर जाना चाहिए। आशा है इस विवरण से आप लोगों को जाति के विषय में अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।